हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यूपीपीएससी आरओ यारो के लिए साइंस एक बहुत बड़ा टारगेट है। साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको कंपलसरी बहुत अच्छा नंबर दिलाते हैं पेपर में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें मिलेंगे आपको परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा में पूछे जाने वाले रामबाण प्रश्न। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रुडोल्फ बिचो ने? अगर हम बात करें कि अगर कोशिका की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये महोदय हो जाएंगे। कब किया था? 1665 में किया था। 1665 में इन्होंने कार की काट का अध्ययन किया था, और जब कार की काट का अध्ययन किया तो उसमें कुछ मक्खी के छत्ते का देखा। क्या? मक्खी के छत्ते जैसा आकार देखा, और उसी को इन्होंने कोशिका नाम दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है? कह रहा जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया? जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रुडोल्फ बिचे ने? यहां पे क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ रहा है। यहां पे कोशिका की खोज नहीं पूछ रहा है, जीवित कोशिकाओं की खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मृत कोशिकाओं का खोज किया था, लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो हैं ये जीवित कोशिकाओं के खोजकर्ता हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का जो है खोज किया था, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? इन्होंने जो है जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। कब किया था? इन्होंने किया था 1674 में। 1674 में किया था, और एक डच वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला मत किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पर आधारित ये क्वेश्चन है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला मत किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हेल्डन ने, हक्सले ने, रुडोल्फ बिचो ने या रॉबर्ट हुक ने? तो अगर बात करें तो 1855 में, कब? 1855 में रुडोल्फ बिचे ने, कौन? रुडोल्फ बिचे ने कोशिकाओं की जो है उत्पत्ति के विषय में एक मत दिया था, और यही मत है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो आपका मत है ये किसने दिया था? रुडोल्फ बिचे ने दिया था। कब दिया था? 1855 में दिया था। दोस्तों, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी क्लास में हैं, उन सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पक्षियों में सबसे बड़ी कोशिका या जीवित कोशिका की जो है सबसे बड़ी कोशिका, यहां पे पूछा है क्वेश्चन मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका। अग्नाशय, आमाशय, यकृत, ये तीनों तो ग्रंथि हैं। क्या हैं? ग्रंथि के श्रेणी में आते हैं, ये कोशिका की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बचा क्या? अंडाणु। तो यही हो जाएगा मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है, क्योंकि ये तीनों जो है अग्नाशय, आमाशय, यकृत, ये तीनों किस में आते हैं? ये ग्रंथियों में आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार सामान्यता होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार सामान्यता होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 8 माइक्रोमीटर, 1 से 5 माइक्रोमीटर या 1 से 12 माइक्रोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 8 माइक्रोमीटर, 1 से 5 माइक्रोमीटर या 1 से 12 माइक्रोमीटर। तो अगर बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर लगभग होता है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 से 10 माइक्रोमीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा मानव में जीनों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव में जीनों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जीनों की संख्या होती है 30,000। कितनी होती है? 30,000 होती है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30,000। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा गाल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? गाल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? अल्टमैन, कैमिलो गाल्जी, हरगोबिंद खुराना या स्वान ने?
जो अल्टमान महोदय हैं इन्होंने तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर चले गए भाई। अब बचे हरगोबिंद खुराना, ये तो जो है ही नहीं। कैमिलो गॉल्जी, यही जो है 1898 में, कब? 1898 में इन्होंने गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी का उपकरण का खोज किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैमिलो गॉल्जी वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ग्लूकोज अणु के टूटने से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। ये पेपर में आपको अक्सर ये क्वेश्चन मिलता है कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, या जितने भी जीव हैं उनको कितने जो है एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 36, 38, 34 या 35। तो जो 38 एटीपी अणु होते हैं यही एक ग्लूकोज अणु के टूटने से जो है अणुओं का निर्माण होता है। 38 एटीपी या 676 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको रोज चाहिए। 38 एटीपी अणु चाहिए या 676 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या गॉल्जी काय उपकरण को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पे ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। किसके? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा लाइसोसोम है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम जो होते हैं ये मृत कोशिकाओं का पाचन करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, मल विसर्जन केंद्र या ऊर्जा केंद्र। तो लाइसोसोम अभी हमने क्या बताया कि जो मृत कोशिकाएं होती हैं, जो वेस्ट चीजें होती हैं, उनका ये पाचन करते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाचन केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टिश्यूज वर्ड का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने, रॉबर्ट हुक ने, बिचेट ने या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऊतकी विज्ञान का भी अध्ययन जो है ऊतकों के अंतर्गत किया जाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बिचेट ने किया था। किसने किया था? बिचेट ने किया था। रॉबर्ट हुक ने तो जो है कोशिका की खोज किया था और कोशिकाओं के संग्रह के, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। लेकिन ऊतक शब्द सर्वप्रथम बिचेट ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिचेट ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले प्रीवियस परीक्षाओं में या प्रीवियस पेपर का उठाकर देख लेंगे आप तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। कह रहा बास्ट के नाम से किस ऊतक को जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, दृढ़ ऊतक या स्थूल कोण ऊतक। बास्ट के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोएम ऊतक जो होता है इसे बास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक का काम क्या होता है? ये भोजन को पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम, जाइलम जल को पहुंचाने का कार्य करता है। ये जाइलम और फ्लोएम पौधों के, प्लांटों के संवहन ऊतक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर के अंगों में चोट को ठीक करने का काम कौन सा ऊतक करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाइयों बहनों। आप सभी लोग अगर आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण है। अगर आप सचिवालय का सपना देख रहे हैं तो उस सपने को सच में बदलने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। शरीर के अंगों में चोट को ठीक करने का काम कौन सा ऊतक करते हैं? पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। देखिए ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक होते हैं, एक पादप ऊतक होते हैं।
चलिए हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर में अगर चोट लग जाए तो उसको कौन सा ऊतक होता है जो ठीक करने का काम करता है। ये उपकला ऊतक जो होता है ये शरीर के अंगों में चोट को ठीक करने का काम, मूत्र संबंधी अंगों में संकुचन व स्थिलन करने का काम, ये सभी काम को जो है ये उपकला ऊतक करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को सही हो जाएगा, उपकला ऊतक। मूत्र संबंधी अंगों के संकुचन एवं विस्तार को संभव बनाते हैं। कौन बनाता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था, उपकला ऊतक बनाते हैं। उपकला ऊतकों द्वारा मूत्र संबंधी जितने भी अंग होते हैं या मूत्र संबंधी अंगों को संकुचन और उसे स्थिलन बनाने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है। प्लाज्मा जो आपका रुधिर होता है ये दो टाइप से होता है, प्लाज्मा एवं रुधिराणु होता है। प्लाज्मा जो होता है ये बॉडी में 55 से 60% पाया जाता है, जबकि 40 से 45% पाया जाता है आपका रुधिर पाया जाता है। यहाँ पे पूछा है प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है, 80%, 85% या 90%। प्लाज्मा में अगर बात करें दोस्तों तो 90% जल पाया जाता है। 8 to 9% जो है ये पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, और 1 से 2% पाया जाता है अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या? अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं इनका निर्माण अगर बात करें तो अस्थिमज्जा में बनता है। निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में बनता है, लेकिन कब्रिस्तान मतलब डेड कहाँ पे होती हैं? तो डेड होती हैं प्लीहा में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा में जाके ये डेड हो जाती हैं, इसीलिए प्लीहा को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर बात करें लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है स्तनियों में, तो 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। ये बॉडी में कितना पाई जाती हैं? 99% पाई जाती हैं। कितना? 99% पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। बहुत जबरदस्त और तगड़ा क्वेश्चन। एपिडर्मिस, नर्व फाइबर, हाइपोडर्मिस या डर्मिस, कौन सा पार्ट इसमें जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा पार्ट मानव का जो है सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपिडर्मिस, नर्व फाइबर, हाइपोडर्मिस या डर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है ये मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, एक वीडियो आपके लिए ऐसा लाएंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पीएच मान पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे और वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। कह रहा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो अगर बात करें तो 7.4 जो है लगभग मानव का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान का खोज किया था। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा रक्त समूह की खोज किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, लैंड स्टीनर ने, पालो ने। तो अगर बात करें रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम है, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। अब किस में पाई जाती हैं ऐच्छिक पेशी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फेफड़ों में पाई जाती हैं कि रुधिर वाहिनियों में पाई जाती हैं कि पित्ताशय में पाई जाती हैं कि पश्चपाद में पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो ऐच्छिक पेशी जो है ये पित्ताशय में पाई जाती हैं। पित्ताशय जो बना होता है ये ऐच्छिक पेशियों का बना होता है। किसका? ऐच्छिक पेशियों का बना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय जो होता है ऐच्छिक पेशियों का बना होता है। चलिए
कह रहा ऐसा ऊतक जिसमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जाइलम, फ्लोएम, लैक्टिफेरस या एपिथेलियम। तो लैक्टिफेरस जो होता है ये ऐसा ऊतक है जिसमें दूध जैसा, मिल्क जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है, लैक्टिफेरस। इसे देखिए, दूध में लैक्टोज पाया जाता है और लैक्टिफेरस का नाम आएगा तो जान लीजिए कि वही ऊतक है जिसमें दूध जैसा पदार्थ भरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 206 हड्डियां के जो है पाई जाती हैं बड़ों में और 306 हड्डियां पाई जाती हैं बच्चे में। तो 306 हड्डियां 206 में कन्वर्ट कैसे होती हैं, उसे कहा जाता है लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा छोटी हड्डियां बड़ी हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये हो जाती हैं 206। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। ये तो अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, उपास्थि, श्वेत तंतु, अंतराकोशिकीय द्रव या टेंडन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन टेंडन द्वारा। किसके द्वारा? टेंडन द्वारा। टेंडन जो है ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, तो टेंडन ऊतक हैं। ये कौन से ऊतक हैं? टेंडन ऊतक। अगला क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से निर्मित होता है। दोस्तों, ऊंट का जो कुबड़ होता है इसमें वसा संचित होता है। क्या होता है? वसा जो होता है ये स्टोर हो जाता है और जब ऊंट कई दिनों तक भोजन पानी नहीं करता है तो यही वसा जो है ये ऊंट के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। और ये किससे बनी होती हैं? तो वसामय ऊतकों से निर्मित होता है। किससे? वसामय ऊतकों से निर्मित होता है। इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वसा को संचित कर लेते हैं और यही वसा ऊंट को जब वो कई दिनों तक भोजन नहीं करता है तो उसको ऊर्जा प्रदान करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सर्पेटोलॉजी, ये सारी चीजें जो हैं अध्ययन से संबंधित हम आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। कोशिका का, ऊतक का, मांसपेशियों का, अस्थि एवं उपास्थि का। तो हिस्टोलॉजी जो है ये ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से पादप ऊतक का एक प्रकार नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक, जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, उपकला ऊतक। देखिए, सरल अस्थायी ऊतक, दृढ़ ऊतक, ये जो हैं जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ये तीन जो हैं ये पादप ऊतक हैं। लेकिन उपकला ऊतक ये जंतु ऊतक है। जंतु ऊतक में ये क्या करता है? मूत्र संबंधी अंगों में जो है शीतलन और फैलाने का काम करता है, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने का काम करता है अंगों को। तो यहाँ पे चोट लगने पे जो है सही करता है। तो उपकला ऊतक ये जंतुओं में पाया जाता है। सरल अस्थायी ऊतक, जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक ये पादपों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपकला ऊतक। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। अभी तक आपसे पूछा गया था कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो होता है आपका 10 से 13 दिन। कितना? 10 से 13 दिन। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में 60 से 90 प्रति घन मिलीमीटर ये पाई जाती हैं। कितना? प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है? 5 से 13 दिन होता है। इनका काम क्या होता है? इनका होता है फाइगोसाइटोसिस, मतलब जीवाणुओं का भक्षण करना और इम्यूनिटी पावर क्रिएट करना। दोस्तों, ये साइंस का जो लगातार जो है ये चलेगा सेशन, इसमें से कम 50 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपके आरओ या यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा है, जितने भी विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।